हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका 5 का A, B और C, और ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग ये लास्ट वीडियो देख रहे हो तो उन सब वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, वाई डज सॉफ्टवेयर नीड लाइसेंस, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड द डिफरेंस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये क्वेश्चन जो था ना, ये भी दिसंबर 2022 में आया था। अलग तरह से आया था, लेकिन अगर आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगा लेते तो आप आराम से लिख सकते थे इसको। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें क्वेश्चन ना, ऐसा मतलब आपको डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर देगा, लेकिन टॉपिक सेम ही होगा। बस उसको लिखने का तरीका, कभी नीड पूछ देगा तो कभी पूछेगा एडवांटेज बता दो। ठीक है, कभी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा, लेकिन घूम फिर के आंसर वही है आपका जो आप पढ़ चुके हो। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक, मान लीजिए ये टॉपिक है, तो आपको बस इसको टॉपिक के तरह देखना है, और जो भी आप अभी पढ़े हो इससे रिलेटेड जहाँ दिखेगा कि सॉफ्टवेयर दिख रहा है, लाइसेंस दिख रहा है, बस ये आंसर लिख के आ गए हम, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको सोचना है। तो देखिए पूछा कि क्यों है सॉफ्टवेयर लाइसेंस ज़रूरत क्यों होता है सॉफ्टवेयर को। तो देखिए मैंने लिखा है, पहला तो अगर लाइसेंस नहीं देंगे सॉफ्टवेयर को तो कोई भी यूज़ कर लेगा। ये फ्री तो नहीं है ना, जो पेड लाइसेंस होता है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका लाइसेंस ले लेते हो ताकि कोई और यूज़ ना कर सके। तो पहला था प्रोटेक्शन। तो इंश्योर सॉफ्टवेयर क्रिएटर वर्क इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज़, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप उसका लाइसेंस ले लेते हो ताकि वो आपका प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई और यूज़ ना कर पाए, मिसयूज़ ना कर पाए। उसके बाद होता है रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, तो अलाउ डेवलपर टू अर्न मनी सपोर्टिंग ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि रेवेन्यू, उससे पैसे मिलते हैं लाइसेंस को। क्या बोलते हैं, अगर लाइसेंस को आप इधर दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू मिलता है उससे। उसके बाद होता है कंट्रोल। तो डिफाइंस हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्टिविटीज़। ठीक है, तो और लाइसेंस रहेगा तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि इसको किस तरह से यूज़ कर रहा है ना। आप उसको कहाँ पे देना चाहते हो, कहाँ नहीं देना चाहते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है सपोर्ट एंड अपडेट्स। enables developer to offer ongoing support, updates and improvement to users। लाइसेंस रहेगा किसी सॉफ्टवेयर का तो आप उसमें उसको अपडेट भी कर सकते हो यूज़र के हिसाब से। ठीक है, और यूज़र के लिए और उसको बेहतर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है लीगल फ्रेमवर्क। तो इस्टेब्लिश लीगल टर्म्स फॉर यूजेस प्रोटेक्टिंग बोथ क्रिएटर्स एंड यूज़र्स। अगर किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है ना, तो उसको आप एक तरह से लीगल कर देते हो। ठीक है, यानी कि उसमें कानूनी तौर पे हो जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर वैल्यू वाला होता है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो सकता है ना, लोगों के साथ गलत नहीं होगा, मिसयूज़ नहीं कर सकता है कोई इसका, उससे आपको पैसे भी मिल सकते हैं जो जिसने बनाया है। ठीक है, वो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर को लाइसेंस मिल जाना बहुत अच्छा होता है, और मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी यूज़ कर लेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो फिर आप बोलोगे कैसे कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है ना, इसलिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। उसके बाद पूछ रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो होता है प्रोप्राइटरी लाइसेंस, यानी कि क्लोज सोर्स यूजर्स परचेस अ लाइसेंस। ठीक है, यानी कि क्लोज सोर्स होता है, यानी कि सोर्स कोड उसका सबके पास नहीं होता है। देखिए मैंने बहुत सिंपल में लिखा है, आप चाहो तो इसी को बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो अपने हिसाब से। पहला होता है प्रॉपर्टी लाइसेंस, यानी कि मैंने इसमें लिखा है सिंपल क्लोज सोर्स, यानी कि उसका जो सोर्स कोड होता है वो क्लोज होता है, यानी कि मेरे पास ही है सोर्स कोड, और क्या कर सकता है, मैं यूज़र को भेज सकता हूँ कि भाई तुम मेरे से परचेस करो और फिर तुम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, उसके बाद है GPL, यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ओपन सोर्स, यानी कि सिंपल, ये तो मैंने पहले बताया था है ना, कि इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में मैंने बताया था पूरे। तो ओपन सोर्स होता है इसका, यानी कि यूज़र कैन व्यू, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट सोर्स कोड। ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ एक तरह का ना। जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी कि उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, पब्लिक, उसका सोर्स कोड पूरे पब्लिक को है। अब पब्लिक कोड उस सोर्स में कुछ भी चेंजेस करे, मॉडिफाई करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, वो सब उसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है अपाचे लाइसेंस। तो ये परमिसिव ओपन सोर्स, यानी कि इससे क्या होगा ना, सोर्स मैं जो ओपन सोर्स है ना, वो किसी को दे दूँगा।
ठीक है, यानी कि उसको मैं परमिशन दे दिया कि यूज़ करो तुम, उस तरह से सोर्स कोड को ही। उसके बाद है एग्जांपल भी दिया जैसे अपाची HTTP सर्वर। उसके बाद है MIT लाइसेंस, यानी कि परमिसिव ओपन सोर्स, ठीक है, यानी कि MIT लाइसेंस यानी कि ओपन सोर्स जो होता है ना, वही आप किसी को परमिशन दे दिए कि यूज़ करो, जैसे कि एग्जांपल के लिए Node.js। उसके बाद है फ्रीवेयर, यानी कि फ्री टू यूज़ लिमिटेड राइट्स, यानी कि फ्रीवेयर में आप उसको आराम से फ्री में यूज़ करो, लेकिन उसका आपको सारा फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको आप उसमें मान लीजिए 100 फीचर है तो आपको 90 फीचर ही देगा और बोलेगा 10 फीचर के लिए आप लोग को इसका प्रीमियम खरीद लो, है ना। आप देखे भी होंगे बहुत सारे, अगर आप लोग कभी यूज़ किए होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एडोबी एयरक्वाड्रेटर या फिर काइन मास्टर वगैरह भी होता है, तो देखते हैं ना उसमें बहुत सारे फीचर जो होते हैं वो अनलॉक करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको उसको बाई करना होता है, ठीक है। तो वही हो गया। उसके बाद ये शेयरवेयर, यूज़र्स कैन ट्राई बिफोर परचेसिंग। इसमें तो आप बहुत सारा देखे होंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप लोग, मान लीजिए गूगल पे चले गए तो पहले बोलता है 10 दिन का फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल करो उसके बाद आप इसको परचेज़ कर लो, तो वही हो गया शेयरवेयर। तो यही है सॉफ्टवेयर लाइसेंस का टाइप, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 5-6 बता दिया और काफ़ी सिंपल लिखे हैं, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड, एक बार में पढ़ोगे और समझ जाओगे, वैसा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब देख लेते हैं 5 का बी। तो ये पूछा है व्हाट आर परवेज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन एनी 4 परवेज सॉफ्टवेयर एंड हाउ कैन यूज़र काउंटर एंड कंट्रोल सच सॉफ्टवेयर इन देयर सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये भी दिसंबर 2022 में आया था और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था, लेकिन ये डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं था। लेकिन अगर आप हल्का सा दिमाग लगाते तो ये जो है ना परवेज सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर। और मैंने बताया था मेलवेयर क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको भी इसी तरह से ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए लिखे परवेज सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज मेलिशियस सॉफ्टवेयर और मेलवेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that is designed to secretly access a computer system without the owner consent and damage the system। ये एक तरह से ना चोर वाला सिस्टम है, ठीक है, जो हैकर वगैरह यूज़ करते हैं ना वो है। इसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं और जैसे आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे ना, कंप्यूटर में डालोगे, आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा या फिर आपका डेटा चुरा लेगा, वही हुआ, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल, मतलब कितने तरह के सॉफ्टवेयर में अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, तो वो भी बता देते हैं कितने तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर ऐसे वाले परवर्ट सॉफ्टवेयर, या फिर आप बोलिए मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर। तो इस पर क्या क्या होते हैं, वायरसेस। तो देखिए वायरसेस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन अटैच टू फाइल्स स्प्रेड व्हेन फाइल्स रन। देखिए मैंने काफ़ी सिंपल लिखा है, वायरसेस क्या होता है, ये फाइल के रूप में आता है आपके साथ, और जैसे आप फाइल को ओपन करोगे वो फाइल रन होगा, वैसे ही ये वायरस आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा। आप फिर मैंने इतना सिंपल बता दिया, आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा के लिखिए जितना लिखना है, ठीक है, पर ओवरऑल मतलब यही है। उसके बाद बोला है उसको कैसे काउंटर करना है, मतलब वायरस तो हो गया, अब इसको काउंटर कैसे करेंगे, इसमें पूछा है। देखिए एनी 4 परवेज सॉफ्टवेयर और कैसे उसको काउंटर करेंगे। तो देखिए मैंने काउंटर मेजर्स क्या लिखा है, यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, बी केयरफुल विथ ईमेल अटैचमेंट्स। तो वायरस अगर आया है आपके साथ फाइल के साथ, तो आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आपका कोई फाइल अगर ऐसा रहेगा जिसमें सस्पिशियस रहेगा, तो आपको ये सॉफ्टवेयर बता देगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बता देगा कि नहीं ये फाइल डेंजरस है। आप देखे हुए होंगे मोबाइल में भी, अगर आप कोई ऐप ऐसा इधर उधर से डाउनलोड करना चाहते हो तो मोबाइल आपको वार्निंग देता है ना, क्योंकि मोबाइल में इनबिल्ड ये फंक्शन होते हैं कि वो बता देता है नहीं ये फाइल सेफ नहीं है आपके लिए, उसे डाउनलोड मत करो, है ना। और इससे बचने के लिए क्या करो, बी केयरफुल विथ ईमेल अटैचमेंट्स। बहुत बार ना ईमेल से फ्रॉड ऐसे हो जाते हैं कि कोई फाइल दे देगा, आप जैसे ही उसको ओपन करोगे ना, वायरस आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा। तो ये हुआ। उसके बाद सेकेंड है स्पाईवेयर। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन सीक्रेटली कलेक्ट्स एंड सेंड्स यूज़र डेटा। देखना नाम से स्पाई करना, यानी कि वो सीक्रेटली आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है और कहीं पे भेज दे रहा है, जो इसका यूज़र है, जो इसको बनाया है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसके पास चला जा रहा है डेटा, एक तरह से हैकर बोल लीजिए। इससे बचने के लिए क्या करना होगा, यूज़ एंटी स्पाईवेयर टूल्स, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक, ठीक है,
यानी कि आप यूज़ कीजिए एंटी स्पाईवेयर टूल्स का, और किसी भी लिंक पे क्लिक करना कम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखते होंगे ना अधिकतर हैकिंग अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप देखते होंगे यूट्यूब हैक भी जो होता है उसमें भी इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। उनको मेल पे कोई लिंक आता है, उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं कि बस जितना भी चैनल का डेटा होता है ना सारा चला जाता है, पासवर्ड सब यूज़र नेम वगैरह, और इससे चैनल हैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आया रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है, इनक्रिप्ट फाइल डिमांड पेमेंट, यानी कि ये क्या होता है ना कोई फाइल्स होते हैं वो क्या इनक्रिप्ट रहते हैं, वो बंद रहते हैं पहले, और आपसे बोलते हैं कि भाई पेमेंट करो तब ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये हुआ रैंसमवेयर। और इससे बचने के लिए क्या करना होगा, बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स, वॉच आउट फॉर सस्पिशियस मेल, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके पास उसको बैकअप करके रख लीजिए अपने पास, और अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस मेल होता है तो उससे बच के रहिए, ठीक है। अधिकतर जो फ्रॉड होते हैं ना, अभी तो खैर हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में जॉब वगैरह करोगे ना और आप किसी कंपनी में होगे, अच्छे कंपनी में होगे, तो आप लोग छोर लोग का ध्यान आपके ऊपर जाएगा, ठीक है। वो आपको ऐसे ऐसे मेल भेजेंगे जिसमें कोई लिंक होगा, है ना, कोई फाइल होगा, आप उसको ओपन करोगे तो आपका पूरा जो सिस्टम होगा, विंडोज़ जो भी आप यूज़ करोगे तो वो चला जाएगा, और आपको पता है कि तभी आप किसी कंपनी में होगे तो आपको कंपनी का डेटा भी उसके पास चला जाएगा। तो वो सब के वक्त में ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रोजन्स। तो ये क्या होता है, प्रिटेंड टू बी लेजिट सॉफ्टवेयर गेन अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। यानी कि ये दिखाता है कि मैं एकदम अच्छा लेजिट अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ, लेकिन इसका असलियत में ये अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ट्रोजन्स। इसको कैसे करना है, डाउनलोड फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, कीप सॉफ्टवेयर एंड ओएस अपडेटेड, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐप वैप जो डाउनलोड करते हैं उसको किसी ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड कीजिएगा। जैसे प्ले स्टोर जो होता है वो ट्रस्टेड सोर्स है, उसमें जो ऐप होता है ना वो उसमें आपको वो ट्रोजन्स नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रोजन्स होता यानी कि वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, तो फिर वो प्ले स्टोर पे नहीं होता, प्ले स्टोर उसे हटा दिया जाता उसको, ठीक है। इसलिए बोलता है क्या करो, इसको ट्रस्टेड सोर्स से कोई भी चीज़ को डाउनलोड करो, और हमेशा सॉफ्टवेयर को अपना हमेशा अपडेट रखो, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल मैंने बता दिया, प्रिवर्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने तरह का होता है, उससे कैसे बचना है, वो सब भी बता दिए एकदम सिंपल में। अब आपका मन है आप इसको बढ़ा के लिखिए। आपसे पूछ लेगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है या फिर हैकिंग कैसे होता है, तो आंसर क्या होगा, हैकर कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो वही वायरस का यूज़ कर लेता है, स्पाईवेयर का यूज़ कर लेता है, रैंसमवेयर का यूज़ करता है, ट्रोजन्स का यूज़ करता है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था दिसंबर 2022 में भी, अब मैंने एकदम अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। 20 से 11 दिसंबर 2022 का। अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सी। तो क्या है, व्हाट आर कोलैबोरेशन टूल्स एंड व्हाई आर दे नीडेड, डिस्क्राइब एनी टू वेब बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कोलैबोरेशन टूल्स क्या होता है और इसका क्यों ज़रूरत होता है। तो आइए देख लेते हैं। कोलैबोरेशन टूल्स, कोलैबोरेशन टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स दैट facilitate and enhance communication, coordination and teamwork among individuals or group in shared virtual space। देख रहे कोलैबोरेशन नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होता है ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है या प्लेटफॉर्म होता है जो क्या करता है ना कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, कम्युनिकेशन को, बातचीत को, कोऑर्डिनेशन को, ठीक है, और टीम वर्क को। अगर एक साथ कोई काम कर रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको अच्छा करता है कोलैबोरेशन टूल में, ठीक है। वही ये देखिए कितना सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं, एक बार रीड करो आपको समझ में आ जाएगा, वैसा है। अब इसका पर्पस क्या होता है, हालांकि यहीं पे हम लोग को पता चल गया, लेकिन इसको पर्पस को पॉइंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इनेबल रियल टाइम इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि कोलैबोरेशन टूल्स में हम लोग रियल टाइम में बात कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड एडिटिंग, यानी कि आप इसमें डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद इन्हेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टास्क कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेज और बेहतर बनाता है, और टास्क को जो कोऑर्डिनेट करना होता है उसको भी और बेहतर बना देता है। उसके बाद है फोस्टर अ कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट्स स्पेशली इन रिमोट और डिस्ट्रीब्यूटेड टीम। यह क्या करता है ना,
कोलैबोरेटिव वर्क यानी कि जो एक साथ ग्रुप वर्क कर रहे हो ना, और वो भी स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर बैठे काम करते हैं, यानी रिमोट वर्क काम करते हैं, कोई कहीं है कोई कहीं और है ना, तो उन लोगों के लिए एक साथ एक जगह पे आके काम करने में आसानी होता है। उसी को कहते हैं कोलैबोरेशन टूल। ये लोग एक जगह पे आते हैं, ठीक है, एक टूल के, और उसके ज़रिए वर्क करते हैं। तो उसमें मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई फाइल हुआ, तो उसको आराम से शेयर भी कर सकते हो, एक दूसरे से एडिट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो रियल टाइम में, एक तरह से वीडियो कॉल समझिए, ठीक है, वो हुआ। अब देखिए एनी पूछा डिस्क्राइब एनी 2 वेब बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स। तो देखिए 2 वेब बेस्ड कोलैबोरेशन टूल, तो एक होता है स्लैक और दूसरा है गूगल वर्क स्पेस। तो देखिए स्लैक होता है रियल टाइम मैसेजिंग एंड चैट, ठीक है, रियल टाइम में आप मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हैं, वो हो गया। उसके बाद होता है चैनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्कशन। इसमें चैनल बेस्ड चैनल होता है जिससे आप बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद होता है फाइल शेयरिंग एंड इंटीग्रेशन विथ अदर ऐप्स, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, यानी कि आप इसमें से स्लैक में फ़ाइल शेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली जो हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं क्या होता है कोलैबोरेशन टूल, वही सब होगा ना इसमें भी। तो वही है, फाइल शेयर कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है सर्चेबल मैसेज हिस्ट्री फॉर रेफरेंस, आप जो मैसेज कर रहे हो उसको भी आप सर्च कर सकते हो हिस्ट्री के तौर पे, है ना। उसके बाद आता है गूगल वर्क स्पेस, ये तो नाम आप सुने भी होंगे। उसके बाद है शेयर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन विथ रियल टाइम एडिटिंग। वर्क स्पेस गूगल वर्क क्या कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट शेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और उसको आराम से आप चेंज भी कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड ईमेल, कैलेंडर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वही गूगल मीट हम लोग जो क्या करते हैं ना, ईमेल भेज सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है कोलैबोरेटिव फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग वाया गूगल ड्राइव, यानी कि वही फाइल स्टोरेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं गूगल ड्राइव से। उसके बाद है टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विथ गूगल टास्क एंड गूगल कीप, वही है, टास्क कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं गूगल टास्क का यूज़ करके या फिर गूगल कीप का। तो ये दोनों हो गया हम लोग का 2 वेब बेस्ड कोलैबोरेशन टूल, एक हो गया स्लैक, दूसरा हो गया वर्क स्पेस। दोनों का काम, दोनों में सेम ही तरह का काम होता है, मैसेज कर सकते हो एक दूसरे से, है ना, फाइल शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कोई चेंज कर सकते हो, फिर फाइल को स्टोरेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ड्राइव से, टास्क को मैनेज कर सकते हो, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तो वही सब है, ठीक है। और इसका पर्पस भी वही सब था, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सी, और ये ख़त्म, ठीक है। तो मैंने BCS 011 का जून 2023 का सभी क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप लोग ये लास्ट वीडियो देख रहे हो तो इसका सभी वीडियो है वो देख लीजिएगा। और हाँ, इसका मैंने दिसंबर 2022 का भी करवा दिया है जैसा कि मैंने बताया। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना लास्ट, तो रुकिए मत यहाँ पे, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को भी पूरा कंप्लीट कीजिए, चाहे आप एग्ज़ाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, उसको भी कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका एक तरह से टॉपिक बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, और फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे। और मैं ऐसे ही सभी क्वेश्चन को समझा देता हूँ और आंसर भी तो प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ये वाला ये दे दूँगा PDF। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो आपको मैं बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।